नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सप्ताह का पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम सिंधु घाटी सप्ताह के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं या कौन कौन सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु घाटी सप्ताह के सवालों की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें देखिए, पहला है अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगरीय नियोजन और सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी उसका नगरीय जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें, सिंधु घाटी सभ्यता की नालियाँ, सबका विकास एक शहरी जीवन की भांति हुआ था। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी वो थी नगरीय नियोजन। तो ये पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है नगरीय नियोजन। तो इसमें पहले हो जाएगा सी। अब बात करते हैं अगले सवाल की। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन हैं और इनके सामने उनका उत्तर दिया गया, तो आपको ये निकालना है कि उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर, मैंने आपको बताया था कि आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है लोथल, लोथल भी है गुजरात में। उसके बाद है कालीबंगा, कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और यहाँ लिखा हुआ है कालीबंगा हरियाणा में है। तो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कालीबंगा सुमेलित नहीं है। उसके बाद है रोपड़, रोपड़ है पंजाब में। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने लिखा हुआ है हरियाणा, जबकि कालीबंगा जो है वो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो दूसरे में आंसर हुआ सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपको वो निकालना है जो सुमेलित नहीं है। इसमें है ए ऑप्शन, हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे। तो जब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन बताया था तो मैंने उसमें एक सारणी बनवाई थी आपको। उस सारणी में एक तरफ तो था आयात की जाने वाली वस्तुएं और दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि कौन सी वस्तु कहाँ से आयात की गई थी। तो वो सारणी आपको याद होगी। तो उसमें आप देखिए, हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से आयात करते थे? तांबा आयात करते थे खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू जो कि राजस्थान में है। तो ये सही है, ये सही है कि हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का तटनगर। मैंने आपको बताया था कि लोथल जो था ये बंदरगाह नगर था। यहाँ गोदीबाड़ा या डाक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये भी सही है, हड़प्पा सभ्यता का तटनगर था लोथल। उसके बाद है सबसे विशाल हड़प्पन स्थल। मैंने आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल सबसे बड़े थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल जो स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। इस पे लिखा हुआ है हड़प्पा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कालीबंगन का अर्थ है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसमें पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ए सुमेलित है, बी सुमेलित है और डी सुमेलित है। सी सुमेलित नहीं है। इसलिए नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे विशाल स्थल था वो हड़प्पा नहीं था, वो था मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा नहीं था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणक थे। मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल के बारे में परिचित थे और ये लोग 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। तो सैंधव सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणक थे? तो वो गुणक थे 16 के गुणक का वो प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो किस संख्या के गुणक का उपयोग करते थे? वो करते थे 16 के गुणक का उपयोग। तो इसका आंसर है बी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी। जब मैंने आपको एक स्थल पढ़ाया था लोथल, और लोथल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फारस की मोहरें प्राप्त हुई थी। मोहरों का मैंने आपको दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक बताया था। अगर अब भी आपने ये पढ़े नहीं हैं, अगर अब भी आप इनका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़िए। हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे ही आप जाओगे तो पार्ट बने हुए हैं। उसमें से एक पार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि मोहरें, लिपियाँ,
धातु। तो उसमें मोहरों के बारे में जितनी भी जानकारी है मैंने पूरा विस्तार से मोहरों के बारे में आपको बताया है। उसे मैंने सब कुछ बताया था कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सप्ताह का कौन सा स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर है दोस्तों लोथल। लोथल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त हुई थी। अगर ये पूछता बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी तो कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी। तो मोहरों का पूरा टॉपिक हमने आपको बता रखा है, आप जाइए और वहाँ से इसको पढ़िए आप। तो उसके बाद दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल, और लोथल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि लोथल और चनूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। मैंने आपको बताया था कि चनूदड़ों और चानूदड़ों जो था ये सिंधु घाटी सप्ताह का एक औद्योगिक नगर था, इसको औद्योगिक नगर कहा गया है। और लोथल यहाँ से भी हमें उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपसे एक कॉमन चीज़ पूछी गई है कि कौन सा उद्योग ऐसा था जो लोथल में और चनूदड़ों में दोनों में कॉमन था। उस उद्योग की बात पूछ रहा है हमसे ये उद्योग। तो ये और जो ऑप्शन दिए गए हो सकता है कि जहाज निर्माण लोथल में हो लेकिन ये चनूदड़ों में नहीं हो। हमसे ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लोथल में और चनूदड़ों में कॉमन था, वो उत्तर आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ए है जहाज निर्माण। अब आप देखिए लोथल बंदरगाह नगर तो है, हो सकता है यहाँ जहाज निर्माण होता हो लेकिन चनूदड़ों में ये नहीं था। उसके बाद पूछा है मन का उत्पादन। तो मैंने आपको बताया है कि लोथल और चनूदड़ों दोनों आपको पढ़ने हैं, आपने पढ़ लिए होंगे। मैंने बहुत ही विस्तार से लोथल पढ़ाया है। सिंधु घाटी सप्ताह के जितने भी स्थल हैं वो सारे विस्तार से आपको बताए गए हैं। वहाँ आपको मिलेगा कि लोथल में और चनूदड़ों में एक उद्योग था मन का उत्पादन, जो इन दोनों में कॉमन था और यहाँ का महत्वपूर्ण उद्योग था। हथकरघा ये नहीं था दोस्तों, धातु कर्म ये भी नहीं था। तो आपसे ये पूछा है कि लोथल में और चनूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग जो दोनों में कॉमन था तो वो कौन सा है, मन का उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 में है दोस्तों बी। ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो यहाँ हमको कॉमन सवाल दिया है लोथल से और चनूदड़ों से, तो इसका उत्तर होगा मन का उत्पादन, जो लोथल में भी होता था और चनूदड़ों में भी होता था। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित था। मैंने उस समय भी आपको बताया था दोस्तों कि जितने भी सिंधु घाटी सप्ताह के प्रमुख स्थल हैं उनको आपको उनका उत्खनन करता याद करना है, उनकी खोज कब हुई थी वो याद करना है, वो किस नदी के किनारे स्थित थे वो याद करना है, और वहाँ से क्या क्या हमें मिला। ये महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो पूछी जाती हैं और ये याद करनी ही पड़ेंगी हमें। बार बार जितने भी एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान में या स्टेटों में, जितने भी स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं या नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ ये सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको याद रखना होगा। तो जो दोस्तों रंगपुर था ये मादर नदी के तट पर स्थित था। रंगपुर है मादर नदी के तट पर, सिंध पर नहीं था, सिंधु नदी पर नहीं था, ये झेलम पर भी नहीं था, दस्त नदी के तट पर भी नहीं था। तो रंगपुर जो था, रंगपुर दोस्तों मादर नदी के तट पर स्थित था। तो 7वां का उत्तर हो जाएगा सी। रंगपुर कहाँ स्थित था दोस्तों, ये स्थित था मादर नदी के तट पर। उसके बाद बात करते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल है सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। इससे पहले एक सवाल आया था तटनगर। तो तटनगर, अब इसे आप पकड़ लीजिए दोस्तों। तटनगर की ये बात कह रहा है, तटनगर का मतलब है कि यहाँ में क्या मिला था, बंदरगाह मिला था। और ये कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। अब जैसे ही आप लोथल को याद करोगे और लोथल को आप याद कर रहे हो कि यहाँ से बंदरगाह मिला है, और बंदरगाह की दोस्तों सीधी सी बात है, अगर बंदरगाह है तो समुद्र था, समुद्र था तो उसका तट भी रहा होगा, और अगर तट रहा है उसका तो यहाँ से देशी व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। तो इसी एक से मैंने एक सवाल आया था फारस की मोहरें। फारस मतलब विदेश में है, तो विदेशी व्यापार कहाँ से हो रहा है, विदेशी व्यापार लोथल से हो रहा है। तो लोथल से ही हमें क्या मिलेगी, फारस की मोहर भी कहाँ से मिलेगी दोस्तों। तो ये उत्तर हो गया था उसका। उसके बाद ये पूछ रहा है कि
सैंधव सभ्यता का कौन सा है? समुद्र व्यापार का। तो समुद्र व्यापार कहाँ से होगा? जहाँ बंदरगाह होगी, जहाँ समुद्र होगा, वहीं से तो व्यापार होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का तटनगर था लोथल, और यहाँ से देशी व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। तो व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, आपको एक लोथल पढ़ना है, लोथल से ही 10-20 जितने भी सवाल बन सकते हैं वो आपको याद हो जाएंगे, और जो भी सवाल आएगा उसका उत्तर देने में आप सक्षम रहेंगे। तो देखो यही 3 सवाल आ गए लोथल से। पहला आ गया तटनगर, दूसरा आ गया फारस की मोहरें, और तीसरा आ गया व्यापार का मुख्य केंद्र। सवालों की भाषा अलग अलग है, इसका उत्तर एक ही है। तो लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापार का मुख्य केंद्र था, जहाँ से समुद्र के रास्ते देशी और विदेशी व्यापार होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। इसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। और वर्तमान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है ना, उसमें एक ट्रेंड चला है, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जब आप 4-5 साल के पेपरों को देखोगे, आप विभिन्न आयोगों द्वारा जो पेपर करवाए जा रहे हैं, उसमें एक नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। वो इस वन लाइनर के मुकाबले इस प्रकार के सवाल ज़्यादा पूछ रहा है। इसका एक कारण भी है कि एक ही सवाल में वो पूरा टॉपिक कवर करता है। मतलब ये एक सवाल नहीं है, ये एक सवाल में 4 सवाल है। अगर एक की भी जानकारी आपको नहीं है तो ये होगा ही नहीं सवाल। आपको सुमेलित करना है। उसने सूची 1 दी है, इधर दी है सूची 2, इधर कुछ स्थल दिए हैं, और इधर उसने दिया है कि किन किन स्थल से कौन कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है, किस उत्खनन में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो देखिए, अब अगर आपके स्थल याद हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये कह रहा है कि हड़प्पा। अब आपको याद रखना है कि हड़प्पा से क्या मिला था और इसमें वो कहाँ है। अगर जैसे मैं ये कहूँ कि इन 4 ऑप्शन में से आपके याद नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप उसको पकड़ो जो याद है आपकी। हो सकता है एक सही पूरा आंसर आ जाए। जैसे आप एक को पकड़िए, आपको पता है कि नर्तकी की मूर्ति या नर्तकी की आकृति, ये सवाल जो है ये सबको पता होता है कि कहाँ से की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो मिलाइए आप इसमें, मोहनजोदड़ो कहाँ है? डी पर है। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई थी? कहाँ से की बनी नर्तकी की मूर्ति। तो सूची 2 में देखिए कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ है। तो 3 में कह रहा है कि यहाँ से एक नर्तिका की आकृति प्राप्त हुई थी। तो डी में क्या हो जाएगा? 3। अब इसमें देखिए डी में 3 कहाँ है? डी में 3 यहाँ है। अब देखिए एक पकड़ा पूरा, अब डी में 3 और कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए डी में 3 है और कहीं है नहीं डी में 3। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? कहाँ से की बनी नर्तकी की मूर्ति या नर्तकी की आकृति। अब मिलाइए आप, लोथल अभी बताया था मैंने, लोथल क्या था? बंदरगाह नगर था, या इसे कहते हैं क्या? गोदीबाड़ा। तो गोदीबाड़ा लोथल में क्या हो जाएगा? बी। तो बी में 2, बी में 2 सही आ रहा है। उसके बाद कह रहा है समाधान। तो मैंने बताया था आपको कि R37 और H प्रकार के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। तो हड़प्पा में क्या आ जाएगा? समाधान। तो ए में 1 आ रहा है। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देख लीजिए आप, हड़प्पा से क्या मिला है? समाधान मिला है। तो ए में 1। लोथल से गोदीबाड़ा मिला था। तो बी में क्या हो जाएगा? 2। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था। तो सी में क्या हो जाएगा? 4। मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से कहाँ से की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो डी में क्या हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। तो इसमें हो जाएगा डी इसमें राइट है। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की इमारतों के बारे में कि कौन कौन सी इमारत जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो सबसे बड़ी थी। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो था लोथल का गोदीबाड़ा। लोथल का गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा को ही कहा जाता है बंदरगाह, इसे ही कहा जाता है डॉकयार्ड। ये सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी हड़प्पा के अन्नागार। हड़प्पा से 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे, प्रत्येक पंक्ति में 6 अन्नागार प्राप्त हुए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद तीसरी जो इमारत थी वो थी मोहनजोदड़ो के अन्नागार। मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार प्राप्त हुआ था। यह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद
चौथी सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो का स्नानागार। यहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ था, जो यहाँ का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। अब ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सप्ताह की, वो था लोथल का गोदीबाड़ा या बंदरगाह या डॉकयार्ड। अब देखिए ये कह रहा है ए ऑप्शन में मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड नहीं था, मोहनजोदड़ो का स्नानागार ये चौथे नंबर पर है, ये भी नहीं था, हड़प्पा के राजा का महल ये है ही नहीं, और उसके बाद करा इनमें से कोई नहीं। तो ये चार जो थी ये सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे बड़ी इमारत थी। तो इसमें लोथल का गोदीबाड़ा नहीं है, तो लेकिन एक ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सप्ताह की चार सबसे बड़ी इमारतें हैं, लोथल का गोदीबाड़ा, बंदरगाह या डॉकयार्ड, तीनों एक ही हैं ये। इसके बाद है हड़प्पा के अन्नागार, इसके बाद मोहनजोदड़ो के अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अब सबसे बड़ी इमारत की बात कर रहा है तो थी लोथल का गोदीबाड़ा, वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा कि ये सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे बड़ी इमारतें थी। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। अब देखिए, जब मैंने आपको नगरीय जीवन बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, और फिर मैंने बात की थी यहाँ के भवनों की। यहाँ के जो भवन बने हुए थे वो बने हुए थे ईंटों से। किससे बने हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे वो ईंट से बने हुए थे। लेकिन देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, अब जो ईंट से बने थे तो पत्थर तो कट ही जाएगा, मिट्टी भी कट जाएगी, लेकिन ईंट में भी दो तरह के ईंट हैं, कच्ची ईंटों से बने हुए थे कि पक्के ईंटों से बने हुए थे। जब मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन जो थे वो ईंटों से बने हुए थे, लेकिन इन भवनों के उपयोग में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था और पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। तो अब क्या हुआ, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों नहीं है, आंसर एक ही सही है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अधिकांश जो भवन थे वो कैसे बने हुए थे, पक्की ईंटों से बने हुए थे। अधिकांश भवन पक्की ईंटों से बने हुए थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ऐसे भवनों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे जो कच्चे ईंटों से बने हुए थे, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो भवन बने हुए थे उनके निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। एक स्थल मैंने बताया था रंगपुर, और रंगपुर के भवन यहाँ से हमें एक कच्ची ईंट से बना दुर्ग प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कौन सा, पक्की ईंट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो घर बनाते थे वो किससे बनाते थे, पक्की ईंटों से बनाते थे। अगर ये सवाल ऐसा होता, यहाँ एक ऑप्शन ऐसे करता हो कि बी की जगह अगर वो कहता कि सी और डी दोनों, तो कौन सा सही हो जाता, सी और डी, कच्ची से बनते थे और पक्की से बनते थे। लेकिन इस कंडीशन में जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, पक्की। क्यों? क्योंकि अगर 100 घर बन रहे हैं तो 100 घर में से 2 घर 5 घर ज़्यादा से ज़्यादा इनके निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन बहुतायत मात्रा में किसका प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किससे बनते थे, पक्की ईंटों से बनते थे। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको बताए थे सारे स्थल कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ स्थित थे, वो आपको ऐसे याद करने हैं कि मैंने बताया था कि राजस्थान, और राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं, हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं। अब देखिए लोथल नहीं है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो कालीबंगा भी नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है। चनूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो कहाँ स्थित था, उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर था, और ये आलमगीरपुर स्थित था उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए। देखिए सूती वस्त्रों की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय जो दिया जाता है
वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। अब कपास अगर मिली है यहाँ से, तो यहाँ से सूती वस्त्र मिलेंगे। अब आपको ये बताना है कि सूती वस्त्रों का जो प्रयोग हुआ था उसके प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहले तो आप ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या की थी, कपास की खेती सबसे पहले पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। जब यहाँ यूनानी आए थे तो यूनानियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से ही कपास की खेती का ज्ञान प्राप्त किया था और वो कपास को सिंडन कहा करते थे। तो ये भी सवाल कई बार आया है कि यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। अब बात कर रहा है सूती वस्त्रों की, तो इनमें से एक स्थल ऐसा है जहाँ से सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो ही ऐसा स्थल है जहाँ से सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए थे। जब मैंने आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाया है, आप उसमें देखना, जो हमारा पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 में आप जाओगे तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थल बताए गए। हड़प्पा वह स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्रों के प्रमाण प्राप्त हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है 15वां सवाल, 14वां। हाँ देखिए, बात करते हैं 14वें सवाल की। यह कह रहा है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। तो मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में लगभग 2800 स्थल खोज लिए गए हैं। आपको याद ये रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले थे। सर्वाधिक स्थल कहा जाता है कि लगभग 921 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले थे भारत में। सबसे कम मिले थे अफगानिस्तान में, केवल 2 ही स्थल प्राप्त हुए थे। अब ये कह रहा है कि सर्वाधिक स्थल तो मिल गए, ठीक है, भारत में कोई बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि वो किस नदी के तट पर थे, सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पर थे। तो इसमें आपको ये निकालना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पर थे, तो सिंधु। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो ऐसे सवाल जब आते हैं ना, तो चांस ज़्यादा होते हैं इसके गलत होने के। क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये सवाल पूछेगा और उसने ऑप्शन दिया है सिंधु, आदमी पढ़ क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहा है, तो कहाँ निशान लगाएगा? सिंधु पे लगाएगा कि जब सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता थी तो स्थल भी यहीं प्राप्त हुए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मैंने आपको बताया था, जब आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, और विस्तार में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए थे गुजरात से। अगर राज्य पूछता है तो गुजरात, अगर नदी पूछता है दोस्तों, वो नदी थी हकरा घग्गर। कौन सी नदी थी? हकरा घग्गर। ये वही नदी है सरस्वती। इसी नदी को कहते हैं द्रसदती, इसी नदी को कहते हैं मृत नदी। तो इसमें आप देखिए घग्गर, तो सी पर क्या है? घग्गर। तो सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए थे। अब अगर इस सवाल को कठिन बनाता, अगर सवाल कठिन बनाया जाए तो वो घग्गर नहीं देता, घग्गर की जगह दे देता हकरा, फिर दिक्कत हो जाती। तो आप इसको याद रखना, ये जो नदी का मार्ग था इसको हकरा घग्गर के ही नाम से जानते हैं। वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है नदी। तो सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए थे वो घग्गर नदी के तट पर प्राप्त हुए थे। अगर राज्य पूछता है तो किस राज्य से प्राप्त हुए थे? गुजरात से प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था। अब मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जब विस्तार बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी? मांडा तक। और मांडा दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित है मांडा। और यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और ये मांडा जो था ये किस नदी के तट पर स्थित था? ये स्थित था चेनाब नदी के तट पर। तो देखिए कहाँ है, ये रही, चेनाब नदी के तट पर स्थित था मांडा। और मांडा कहाँ था? मांडा था जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में। तो जो मांडा है किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर। आपको 4 स्थल याद करने हैं। मांडा के बाद जो दक्षिणी स्थल था इसका वो था दहमाबाद है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ये स्थित था
अगर गोदावरी नहीं है ऑप्शन में तो इसकी सहायक नदी थी प्रवरा। तो ये दक्षिणी स्थल था इसका। उसके बाद यदि मैं बात करूँ पूर्वी, तो पूर्व में ये फैली हुई थी आलमगीरपुर तक, और ये वही आलमगीरपुर है जो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और अगर नदी की बात करता है तो नदी थी कौन सी, हिंडन नदी। उसके बाद पश्चिम स्थल की बात करूं तो पश्चिम में है सुतका गैंडोर, और सुतका गैंडोर स्थित था बलूचिस्तान में, और नदी थी दास्क। तो ये 4 स्थल हैं और चारों से ही सवाल बनता है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में किस नदी पर था, चेनाब नदी पर। दक्षिणी जो बिंदु है वो है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, किस नदी पर था, गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर था। अगर बात करता है पूर्व की तो पूर्व में आलमगीरपुर था, ये मेरठ यूपी में स्थित था, किस नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर। बात करता है पश्चिम में तो पश्चिम में था सुतका गैंडोर, और सुतका गैंडोर कहाँ था, बलूचिस्तान में, किस नदी के तट पर था, दास नदी के तट पर था। तो सवाल क्या है, मांडा। तो इसमें जाइए, मांडा किस नदी पर है, चेनाब नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेनाब नदी। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के उपरांत, उपरांत का मतलब पश्चात, बाद में, 1947 के बाद में, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से, प्रांत का मतलब राज्य है, किस स्टेट से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए। अभी बताया मैंने आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल भारत में स्थित हैं, लगभग 921। किस राज्य में स्थित हैं, गुजरात में स्थित हैं। किस नदी के तट पर स्थित हैं, हकरा, घग्गर या सरस्वती या मृद नदी के तट पर स्थित हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात ऐसा प्रांत है जिसमें स्वतंत्रता के उपरांत, यदि स्वतंत्रता से पहले की बात करता है तो भी उत्तर क्या होगा, गुजरात। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल हैं वो किस राज्य में है, गुजरात में है। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। घोड़े के अस्थि अवशेष, एक स्थल मैंने आपको बताया था सुरकोटदा, और सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। और इस सुरकोटदा में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से और कुछ प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुई थी घोड़े की हड्डियाँ या घोड़े की अस्थियाँ। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, सुरकोटदा, और सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो आपको याद रखना है कि घोड़े की जो अस्थियाँ प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी सुरकोटदा, गुजरात से। अगर ये पूछ ले वो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानकार रखते थे या नहीं रखते थे, तो आपको याद रखना है घोड़े की अस्थियां तो प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा से, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में ज्ञान नहीं था, घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। उसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई थी, ये मैंने अलग ही एक वीडियो बनाया है आपके लिए, मोहरों का और लिपि का और धातु का। बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं मोहरों से, लिपियों से, बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनता है। तो ये कह रहा है कि लिपि प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन लिपि ये मिली कहाँ से थी, तो ये हमसे कह रहा है कि आभूषणों से प्राप्त हुई थी, कि मूर्तियों से प्राप्त हुई थी, कि मोहरों से प्राप्त हुई थी, कि खिलौनों से प्राप्त हुई थी। तो मोहर मैंने आपको बताई है, लिपि मैंने आपको बताई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जो सूचना में प्राप्त होती है वो मोहरों से प्राप्त होती है। पिक्टोग्राफिक या भावात्मक लिपि यहाँ से मिली थी, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में वेडेन महोदय ने इसको पढ़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। तो लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है, मोहरों से प्राप्त होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, मोहरों से। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। वह सैंधव पुरास्थल जहाँ जुक्कर जहांगीर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, और जब मैंने आपको एक स्थल पढ़ाया था चनूदड़ो, चनूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो चनूदड़ो से हमें जुक्कर जहांगीर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चनूदड़ो। और चनूदड़ो से क्या मिले थे हमको, जुक्कर जहांगीर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, चनूदड़ो, जहाँ से हमें जुक्कर जहांगीर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। वह सैंधव पुरास्थल जहाँ जुक्कर जहांगीर संस्कृति विकसित हुई। देखो सेम सवाल है,
और ये अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ नहीं बदला है। वहाँ तो ये था, अगले पिछले जो सवाल था उसमें तो ये था कि जुक्कर जांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे। यहाँ पूछ रहा है कि जुक्कर जांगर संस्कृति विकसित कहाँ हुई थी, तो जहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं सीधी सी बात है वहाँ ये विकसित हुई थी। तो उत्खनन में इसलिए वहाँ से हमें संस्कृति के साक्ष्य मिले थे। तो दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, चनूदड़ो। चनूदड़ो ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से जुक्कर जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे, यही ये सभ्यता और संस्कृति फली फूली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चनूदड़ो। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है। दोस्तों धौलावीरा स्थित है कहाँ, गुजरात में। लोथल भी गुजरात में स्थित था, धौलावीरा और धौलावीरा भी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। यह वही नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर ऐसा था ये जो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा कहाँ स्थित है, धौलावीरा स्थित है गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 में डी। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखिए आगे ये बात कर रहा है कि एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए जैसे ही आप ये स्थल पढ़ोगे ना तो प्रत्येक स्थल ऐसा है जहाँ से विभिन्न वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो वो आपको याद रखने हैं। जैसे जब मैंने आपको बताया था धौलावीरा, तो धौलावीरा से जो भी हमें प्राप्त हुआ था ना वो आप एक साथ याद रख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम जल संरक्षण के साक्ष्य, और अगर कृत्रिम जल संरक्षण आ गया, बूंद बूंद जल की यहाँ संरक्षण किया गया था। ये एक परंपरा जल संरक्षण की एक परंपरागत पद्धति थी और उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, इसके साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए थे, धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। तो चाहे ये कृत्रिम जल संरक्षण पूछे चाहे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था पूछे, दोनों के ही साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, धौलावीरा से। तो धौलावीरा इसमें है डी पर। तो एक विकसित जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। तो 21 में आंसर हो जाएगा डी, धौलावीरा। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है। तो ये दोस्तों ये भी कौन सा है, धौलावीरा। मैंने अभी बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो कितने भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। अधिकांश जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो कौन सा है, धौलावीरा। तो 22वें उत्तर कौन सा हो जाएगा, धौलावीरा। और इससे पहले ये पूछा गया था कि कहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था या कृत्रिम जल संरक्षण के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए थे, धौलावीरा से। और 3 भागों में भी कौन सा नगर बटा हुआ था, धौलावीरा। तो 22 का उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग से हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो मैंने जब आपको विस्तार बताया था ना इसका, तो विस्तार में आपको एक बात पता लग गई होगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका जो विस्तार था ये कहाँ कहाँ था, भारत में था, भारत के बाहर अफगानिस्तान में था और कहाँ था, पाकिस्तान में था। अगर इसको देखा जाए भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा। उपमहाद्वीप का मतलब है सब कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं तो उसकी बात कर रहा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब यदि इसको मैप में देखा जाए तो ये दिशा आती है, ये आती है, ये तो हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, और इसका बीच का जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, यह कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत महाद्वीप नहीं है, भारत उपमहाद्वीप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग से हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो वो उत्तर हो गया, वो पश्चिम हो गया, इसका जो मिड पॉइंट है वो है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम से हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आपको याद रखना है कि किस दिशा से इसका उदय हुआ था, तो किससे हुआ था, उत्तर पश्चिम से हुआ था। आप देखोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था वो इन्हीं 3 देशों में था, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है। तो उत्तर पश्चिम दिशा से ही सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, यही इसका सर्वाधिक विस्तार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई। यह कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त कहाँ से हुई थी। तो पहला कह रहा है कि अभिलेख से। नहीं, इस समय अभिलेख मिले ही नहीं थे। प्राचीन भारत के इतिहास की यदि हम बात करें तो अभिलेख लिखने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो मौर्य काल में शुरू हुई थी, और मौर्य काल में भी अशोक ऐसा शासक था जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू करवाई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई थी कि मौर्य काल पहले आया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई थी, अभिलेख इस समय थे ही नहीं, तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद साहित्य का विकास नहीं हुआ था इस समय, ये भी कट जाएगा। उसके बाद कह रहा है उत्खनन, और मैंने आपको बार बार बताया है कि इस स्थल का उत्खनन इस आदमी ने किया, खोज इसने की, व्यापक तौर पर उत्खनन इसने किया। तो सिंधु सभ्यता जो हमें ज्ञात होती है, यहाँ के जो हमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन जो ज्ञात होता है वो प्राप्त होता है उत्खनन से। तो सिंधु सभ्यता कहाँ से ज्ञात होती है? उत्खनन से ज्ञात होती है। तो 24 का उत्तर हो जाएगा सी, उत्खनन। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सूती वस्त्र, एक सवाल आया था कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। मैंने आपको बताया था कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें मोहनजोदड़ो से। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। और जब यूनानी आए थे तो यूनानियों ने इस कपास का जो उच्चारण किया था, जो ट्रांसलेशन किया था, वो क्या था? सिंडन। क्या किया था? सिंडन। और वही सवाल पूछा है इसने कि यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ। कहाँ से हुआ? भारतीयों से हुआ था। और इसे वे क्या कहते थे? इसे क्या कहते थे? सिंधु, इंडन, सिंडन, हिंडन। इसे क्या कहते थे? वो सिंडन कहते थे। तो यूनानी लोग जो कपास को कहते थे, इसका उच्चारण वो क्या करते थे? सिंडन करते थे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सिंडन। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि हड़प्पा का आरंभिक खनन किसके द्वारा किया गया। अब देखिए, ये हड़प्पा की बात कर रहा है। अब देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको क्या कहते हैं हम? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मैंने नामकरण आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, और वो स्थल खोजा गया था कौन सा? हड़प्पा। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या हो गया था? हड़प्पा सभ्यता हो गया था। तो पहली बात तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसने खोजा था इसको? 1921 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है दयाराम साहनी। तो बी पर है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। आरंभिक खनन, सबसे पहले उत्खनन किस आदमी ने किया था? वो किया था दयाराम साहनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दयाराम साहनी। उसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो मैंने आपको बताया है मोहर कौन कौन सी थी, कैसी थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी। उसके बाद लिपि बताई थी, उसके बाद बताई थी धातु। यदि धातु की बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो एक सवाल तो है ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्य युगीन। अब देखो चक्कर पड़ेगा कैसे, ये पूछ रहा है हमसे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अब देखिए, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी तो कांस्य का तो इनको ज्ञान है ही। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन यहाँ के जो लोग थे सर्वाधिक मात्रा में जिस धातु का प्रयोग करते थे वो थी तांबा। दूसरा सवाल, पहला सवाल, ये सभ्यता कैसी है, किस युग की है? कांस्य युग की। कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता होते हुए भी यहाँ के लोग सर्वाधिक मात्रा में कांसे का उपयोग ना कर किसका उपयोग करते थे? तांबे का उपयोग करते थे। फिर एक तीसरी मैंने धातु आपको बताई थी लोहा, और लोहा ऐसी धातु थी जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, इसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे। तो ये पूछ क्या रहा है कि किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था।
तांबा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, सोना चांदी मैंने आपको बताया है इसका ये आयात करते थे। तो लोहा एक ऐसी धातु थी जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुल मिला के ये कह रहा है कि एक तरफ तो इसने स्थलों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उत्खननकर्ताओं के नाम दिए हैं कि कौन सा स्थल किसके द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। अब देखिए बात कर रहा है धौलावीरा, और धौलावीरा के कह रहा है कि RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद कह रहा है लोथल, VK थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा जगपति जोशी या JP जोशी। अब देखिए धौलावीरा बिल्कुल सही है, RS बिष्ट ने ही किया था 1990-91 ईस्वी में। लोथल और यही गलत है, VK थापर इसमें नहीं है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था, सुरकोटदा JP जोशी ने किया था, लेकिन लोथल का उत्खनन किसने नहीं किया था, VK थापर ने नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, और लोथल के जो आगे दिया गया है वो युग्म सही नहीं है। तो ये था लोथल, और लोथल का ये गलत है। धौलावीरा का रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था, और सुरकोटदा का जगपति जोशी ने किया था। इसके बाद अगला सवाल है कि हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे। अब देखिए यहाँ के, अब देखो बर्तन पत्थर तो वैसे ही कट जाएगा, पत्थर के बर्तन कैसे बनेंगे। उसके बाद कह रहा है चीनी मिट्टी, ये भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है ताम्र, ये भी नहीं है। तो यहाँ के जो बर्तन बनते थे ना, अब देखो चीनी मिट्टी, अगर चीनी मिट्टी जो है उसको पका दीजिए आप, तो जो बर्तन बनते थे वो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रित बर्तन थे। मिट्टी थी और मिट्टी को ये पकाते थे। तो यहाँ के मृद भांड थे, मृद भांड या जो बर्तन प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उनको पकाया गया था। क्यों पकाया गया था, इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे, वो मोहनजोदड़ो जब मैंने पढ़ाया था तो मोहनजोदड़ो से हमें कुम्हार के 6 भट्टे प्राप्त हुए थे। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि जो कुम्हार के जो भट्टे थे इनका जो प्रयोग किया जाता था, इनका प्रयोग बर्तनों को या मृद भांडों को पकाने के लिए किया जाता था। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रित बर्तनों का ये प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो बर्तन थे वो किसके बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे, लेकिन उन मिट्टी के बर्तनों को कुंभकार या कुम्हार अपने भट्टे में पकाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। अब देखिए ये विस्तार से सवाल पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब मैंने आपको विस्तार बताया था तो विस्तार में मैंने आपको ये बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ये उत्तर में मांडा तक था, और मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में स्थित है, और ये किस नदी पर था, चेनाब पर था। लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर वो ये पूछ ले आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था, ये सबसे उत्तरतम नहीं है, ये जो सबसे उत्तरतम बिंदु था वो ये था, यहाँ फैली हुई थी हिंदू कुश पर्वतमालाएं, हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ यहाँ फैली हुई थी, और यही जो भाग था वो भाग था अफगानिस्तान का। और सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि सबसे कम स्थल प्राप्त हुए अफगानिस्तान से, सिर्फ 2 ही स्थल यहाँ से प्राप्त हुए थे। एक प्राप्त हुआ था मुंडीगाक और दूसरा प्राप्त हुआ था सुरतगोई, 2 स्थल प्राप्त हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि सुरतगोई ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है। अगर ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरतम बिंदु है सुरतगोई। ये कहाँ स्थित था, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी कहाँ था, हिंदू कुश पर्वतमालाओं के मध्य। तो वही पूछा है इसने कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा स्थित है, सुरतगोई स्थित है, जो कि अफगानिस्तान में था। दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद हम अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।